तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइब्रेरी क्लासेस के बारे में। तो लाइब्रेरी क्लासेस क्या होती है? लाइब्रेरी क्लासेस यानी कि आपके पैकेजेस। और आपको पता होगा अगर आपने पैकेजेस के बारे में पढ़ा है पहले चैप्टरों में, तो पैकेजेस के अंदर क्या होती है, बहुत सारी क्लासेस होती है जो कि उनकी फंक्शनैलिटी के बेसिस पर हम ग्रुप कर देते हैं बहुत सारी क्लासेस को एक पैकेज के अंदर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पैकेज होते हैं और एक पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती है। और क्लासेस के अंदर आपके मेथड्स होते हैं, है ना, मेथड्स होते हैं। और क्या होते हैं, आपके मेंबर वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर खुद की क्लास बनाते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर अपनी एक क्लास बनाई स्टूडेंट, फिर उसके अंदर आप यहाँ पर अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सपोज करिए मैं उसकी एज डिक्लेयर कर दूं, तो ये क्या हुए, आपके मेंबर वेरिएबल्स हुए। उसका रोल नंबर यहाँ पर डिक्लेयर कर दूं मैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके अंदर सपोज करिए एक मेथड होता है वॉइड प्रिंट डिटेल्स, जो कि उसकी डिटेल प्रिंट करने वाला है। ठीक है, तो एक ये मेथड हो गया, तो ये इसके क्या हो गए, मेथड्स हो गए। ठीक है, और यहाँ पर इसकी बॉडी हो जाएगी। फिर सपोज करिए मैं इसका कोई एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसके यहाँ पर मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड के अंदर मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और सपोज करिए उस ऑब्जेक्ट का नाम ओबी है। मैं अभी यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ कि मैं कैसे ऑब्जेक्ट बनाया। तो फिर अगर मुझको इसके जो ये मेंबर मेथड्स है ना, इसको एक्सेस करना है, अगर वो स्टैटिक हुआ, अगर मैं इसको स्टैटिक बना दूं, तो मैं इसको सीधा डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ क्लास के नाम से। ठीक है, क्लास का नाम लिखूंगा और ऑब्जेक्ट का नाम। लेकिन अगर ये स्टैटिक नहीं होता है, फिर क्या, मुझको इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट का नाम और फिर मेथड का नाम। तो ये सब बातें हम पहले भी कर चुके हैं और ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में, फिर कंपोजिट डेटा टाइप्स के बारे में, फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के बारे में। तो बात करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आपको पता होगा, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वे होते हैं जो जावा की लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं और वैल्यूज को स्टोर करने में हमारी मदद करते हैं किसी स्पेसिफाइड डेटा टाइप की। जैसे कि एक इंट जो है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो ये एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है। जैसे कि हम लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 5, तो ये कितनी वैल्यू स्टोर कर रहा है, एक सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा। और किसी स्पेसिफाइड डेटा टाइप की, जब इंट का है तो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाला है। तो 8 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, आपको पता होगा, इंट, फ्लोट, कैर, डबल और स्ट्रिंग। तो ऐसे 8 होते हैं टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो ये जो होते हैं ये जावा के डेवलपर्स ने पहले से जावा की लैंग्वेज में डिफाइन करके रखे हुए हैं। अब हम बात करेंगे कंपोजिट डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो कंपोजिट डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं कंपोजिट। तो कंपोजिट डेटा टाइप्स वे डेटा टाइप्स होते हैं जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के कलेक्शन से बनते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपको पता है कि कैर क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग का कुछ लिखता हूँ, स्ट्रिंग की कुछ वैल्यू लिखता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SPL। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग की वैल्यू है। तो क्या है, ये एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर, आप देख रहे हैं ये एक एक कैरेक्टर से बन के पूरा स्ट्रिंग बना है। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि स्ट्रिंग क्या है, एक कंपोजिट डेटा टाइप है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, एक कंपोजिट डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग कैर से बना है, अलग अलग कैरेक्टर से बना है और कैरेक्टर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। और कंपोजिट डेटा टाइप क्या है, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से बना हो। जैसे कि क्लास, आप जब क्लास बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पर क्या करते हो, अपने मेंबर वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, इंट ए कोमा इंट बी, फिर कोई स्ट्रिंग का कर दिया, कोई किसका कर दिया। तो इन जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है इनका कलेक्शन है आपका क्लास। तो क्लास भी एक कंपोजिट डेटा टाइप होता है। और एरे एग्जांपल ले सकते हो आप, एरे भी आपका एक कंपोजिट डेटा टाइप होता है जिसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। अब बात करेंगे हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के बारे में। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है, जो डेटा टाइप यूजर अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाता है। जैसे कि क्लास, ठीक है, सपोज करिए मैं यहाँ पर क्लास बनाता हूँ एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो होगा आपका एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यूजर ने खुद बनाया, हमने खुद बनाया है इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग। सपोज करिए मैं एक क्लास बनाई है स्टूडेंट और ये स्टोर करेगी स्टूडेंट की डिटेल्स। तो हमने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है बनाया है। जैसे कि हम बनाते हैं इंट रोल नंबर। ठीक है, ये क्या स्टोर कराता है, आपका रोल नंबर स्टोर कराता है। ऐसे ही मैंने एक क्लास बनाई है स्टूडेंट जो उसकी अलग अलग डिटेल स्टोर करेगी। तो क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होती है। अब क्लास एक कंपोजिट डेटा टाइप भी होती है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी होगी और कंपोजिट। कंपोजिट क्यों होगी, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर वेरिएबल्स होंगे और वे प्रिमिटिव होते हैं और उनका कलेक्शन ही आपकी क्लास होती है। तो अब देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी क्लास का नाम लिखना होगा।
फिर क्लास का नाम लिख के अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं उसका, फिर इक्वल टू और न्यू ऑपरेटर का यूज करेंगे। न्यू ऑपरेटर मेमोरी एलोकेशन में मदद करता है। और फिर से आपको क्लास का नाम लिखना होगा यहाँ पर, और फिर राउंड ब्रैकेट्स। तो आपको पता होगा ये क्या है हमारा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहां पर बात करा गया है कि कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं आपके। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है और मैं क्या करूँ यहाँ पर प्रिंट करा दूं, अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ OB नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊं तो क्या होगा। आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, होता क्या है कि उसको एक मेमोरी एलोकेट होती है कहीं भी जाकर रैम में। तो सपोज करिए रैम है और उसके अंदर क्या होगा कि वे कह देंगे कि आपको जो है यहाँ पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर स्टोर होगा, ठीक है। तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होते हैं, मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, मेंबर मेथड्स होते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी मेंबर वेरिएबल्स हो गए, मेंबर मेथड हो गए, इस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो गए। और अगर आप ट्राई करते हैं इस ऑब्जेक्ट का नाम डायरेक्ट प्रिंट करने का, मतलब आप लिख देते हैं ऑब्जेक्ट का नाम, तो क्या होगा, ये इसकी मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, इसकी मेमोरी लोकेशन, मतलब ये कहाँ पर है ये प्रिंट करा देगा। अभी हम देखेंगे इसको ब्लूजे विंडो में। अगर आपके अभी तक समझ नहीं आया है तो अभी हम थोड़ा और आगे की बात कर लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिमिटिव और कंपोजिट डेटा टाइप के बीच में डिफरेंस की। तो सपोज करिए मेरे पास एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है ए और इसके अंदर मैं 5 वैल्यू स्टोर करा दूं। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या करते हैं, आपकी एक वैल्यू स्टोर करते हैं किसी स्पेसिफाइड डेटा टाइप की। जैसे कि आप देख रहे हैं ए के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, 5, जो कि एक वैल्यू है। लेकिन कंपोजिट डेटा टाइप्स में क्या होता है, उसके अंदर कितनी भी आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर हो सकती है। जैसे कि एक क्लास जो है आपका एक कंपोजिट डेटा टाइप है। क्लास के अंदर सपोज करिए मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर यहाँ पर कर देता हूँ, एक ए वेरिएबल और एक बी वेरिएबल। तो ये क्या है, आपका जो कंपोजिट डेटा टाइप है उसके अंदर 2 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यूज है। तो कंपोजिट डेटा टाइप के अंदर कितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की वैल्यूज हो सकती है। अगर मैं दोनों ही हटा दूं तो इसके अंदर 0 हो जाएगी। तो 0 से लेकर कितनी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज हो सकती है। अब दूसरी बात क्या है कि जब भी आप जो है आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं इनको कॉपी करते हैं दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में, तो इनकी वैल्यू पास होती है। सपोज करिए इंट ए इक्वल टू मैं 10 करता हूं और फिर क्या करता हूं, इंट बी इक्वल टू ए कर देता हूं और फिर क्या करता हूं, बी की वैल्यू मैं यहाँ पर 15 कर देता हूं। तो होगा क्या कि ए की वैल्यू 10 होगी, बी के अंदर वैल्यू 10 चली जाएगी, बी की 10 हो जाएगी और फिर बाद में बी की 15 हो जाएगी, लेकिन ए की 10 ही रहने वाली है ना। यहाँ पर क्या होगा, b की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी और फिर नीचे क्या होगा, b की वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी और फाइनल वैल्यूज क्या होगी, b की 15 होगी और a की 10 होगी। तो इसमें वैल्यूज पास कराई गई जब आपने कॉपी किया। लेकिन कंपोजिट डेटा टाइप्स में क्या होता है, उनकी रेफरेंस पास्ट होती है। रेफरेंस मतलब मेमोरी लोकेशन, मतलब वो कहाँ पर स्टोर्ड है। अब सपोज करिए 2 ऑब्जेक्ट है, मैंने एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी किया, तो क्या होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुछ चेंज करूंगा ना तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में भी चेंज होने वाला है। होगा ऐसा कुछ जैसे कि मैं यहाँ पर क्या होता, जैसे कि b की वैल्यू 15 करता तो a की वैल्यू भी 15 हो जाती अगर ये कंपोजिट डेटा टाइप होता, है ना। क्योंकि वो कह रहा है कि भाई जहां पर मैं लोकेटेड हूं वहीं पर ही तू आ जा, ठीक है। तो सेम लोकेशन पर लोकेटेड रहेंगे तो एक के अंदर चेंज होते ही दूसरे के अंदर भी चेंज होने वाला है। ये मैंने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के टॉपिक में जो है समझा रखा है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है मैंने, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो तीसरा एक और डिफरेंस देख लेते हैं। अगर आपको 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल्स है, तो वे चेक करेंगे वैल्यूज के द्वारा। मतलब a की वैल्यू 10 है, b की 15, अगर कंपेयर करना है तो ये इनकी वैल्यूज के द्वारा कंपेयर करे जाएगी। लेकिन अगर कंपोजिट डेटा टाइप से आपके तो उनकी रेफरेंस की मदद से कंपेयर करे जाएंगे। अगर 2 कंपोजिट डेटा टाइप्स इक्वल है मतलब वे सेम मेमोरी लोकेशन पर लोकेटेड है ना, क्योंकि कंपोजिट डेटा टाइप्स में तो रेफरेंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर दोनों इक्वल है तो मतलब वे एक जगह लोकेटेड है, सेम मेमोरी लोकेशन पर लोकेटेड है। अब हम बात करेंगे रैपर क्लास के बारे में। हमने 3 डिफरेंस उसके बारे में देख लिए और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस की आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपके अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो अब हम बात करेंगे रैपर क्लासेस के बारे में। रैपर क्लासेस आपकी किस में मदद करती है, रैपर क्लास आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में बदलने की मदद करती है। क्या, जो आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप होने वाला है उसको बदल देगी आपके एक ऑब्जेक्ट में। अब ऑब्जेक्ट में बदलने की हमको क्या जरूरत पड़ गई, देखिए जावा क्या एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो इसीलिए हमको हर चीज को ऑब्जेक्ट ट्रीट करना चाहिए और ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, तभी काफी अच्छा होगा। तो इसीलिए हमको ऑब्जेक्ट में बदलना चाहिए और हमको आगे जरूरत भी पड़ने वाली है जहां पर प्रिमिटिव डेटा टाइप से काम नहीं चलेगा, उनके ऑब्जेक्ट से ही काम चलेगा।
तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फिलहाल ये समझ लीजिए रैपर क्लास क्या करती है, आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में बदल देती है। रैपर क्लास आपके java.lang पैकेज के अंदर होती है, ठीक है, और हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की अपनी रैपर क्लास होती है। जैसे कि बाइट आपका क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसका जो रैपर क्लास होगी वो होने वाली है बाइट। इंट की इंटीजर होने वाली है, फिर लॉन्ग की लॉन्ग होने वाली है। तो ऐसे करके हर जो आपका हर प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा उसकी एक रैपर क्लास होती है। जैसे कि कैर है, कैर की कैरेक्टर होने वाली है। तो इस टाइप से आपकी हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक रैपर क्लास होती है। तो अब हम बात करेंगे इनको यूज़ कैसे करते हैं। यूज़ करने से पहले हम बात करेंगे कि बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग क्या होती है और फिर ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होती है। तो सपोज करिए मैं यहाँ पर मैंने बताया एक क्लास होती है, क्या होती है, एक क्लास होती है। तो रैपर क्लास है, सपोज करिए इंटीजर की ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर की क्लास है मेरा और मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबी और इक्वल टू न्यू इंटीजर, ठीक है। मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा किया और फिर मैं क्या करता हूँ, इसको पैरामीटर्स के अंदर 5 वैल्यू पास करा दूँ तो क्या होने वाला है। तो ये क्या करेगा, मैंने बताया था ये रैपर क्लास क्या करती है, आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज को ऑब्जेक्ट में बदलती है। तो इसने क्या किया, जो ये 5 है ना, ये क्या है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप इंट की वैल्यू है। इस 5 को क्या किया इसने, इस ऑब्जेक्ट में बदल डाला और इसी को हम कहते हैं बॉक्सिंग। क्या कहते हैं इसको हम, बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग क्या होती है, आपकी प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू का ऑब्जेक्ट में बदलना बॉक्सिंग होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, ob.int वैल्यू, एक फंक्शन होता है इंट वैल्यू। जैसे कि हर क्लास के अंदर एक फंक्शन होते हैं, है ना, क्लास के अंदर मेथड डिफाइन होते हैं और फिर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट की मदद से हम उन मेथड को एक्सेस करते हैं अगर वे इंस्टेंस होते हैं। तो ये भी एक इंस्टेंस मेथड है और हमने इसको ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल किया। तो ये क्या करेगा, जो आपकी इंटीजर की वैल्यू होगी उसको रिटर्न करा देगा। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, इसका आंसर 5 आना चाहिए, तो ये देखिए 5 आया है। तो इसी को हम कहते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग क्या होती है, आपके ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रिमिटिव वैल्यू को निकालना, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रिमिटिव वैल्यू को निकालना। अब हम बात करेंगे कि ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इक्वल टू न्यू लगाकर न्यू ऑपरेटर का मदद लेकर इंटीजर जो कंस्ट्रक्टर है आपके उसके अंदर वैल्यू पास कराई। लेकिन मैं इसको कुछ ऐसे भी कर सकता था, इंटीजर ob इक्वल टू 10, ठीक है। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बिल्कुल सेम है इसके, अगर आप ऊपर वाली लाइन लिखे या नीचे वाली लाइन लिखे तो एग्जैक्टली सेम काम होने वाला है। और इसी को कहते हैं हम ऑटो बॉक्सिंग। मतलब इसने खुद अपनी मदद से, मतलब हमको जो है कुछ करना नहीं पड़ा, इसने ऑटोमेटिकली बॉक्सिंग कर दी, है ना। देख सकते हैं आप ऊपर हमको क्या करना पड़ रहा था और यहाँ पर जावा के कंपाइलर ने खुद ही कर दिया। तो इसी को हम कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। और फिर क्या है, आपको जो है यहाँ पर इसका नाम बदल लेते हैं, ऑब्जेक्ट का पहले से डिक्लेयर्ड है। यहाँ पर आपको इंट वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता था इसको अनबॉक्स करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर अगर डायरेक्टली प्रिंट करा दूँ ob2, ठीक है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा देता हूँ ob2, तो क्या होगा, इसका आंसर 10 डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली अनबॉक्सिंग कर दी, मतलब हमको किसी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। तो ऑटोमेटिक अनबॉक्सिंग होती है, ऑटो अनबॉक्सिंग होती है। तो अभी आपके समझ में आ चुका होगा कि ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग क्या होती है। तो यहाँ पर एक बार इसका आंसर देख लेते हैं कि 10 ही आ रहा है या नहीं, इसको कंपाइल कर लेते हैं एक बार। तो 5 और 10 जो बिल्कुल सही है वही आ रहा है आपका। तो यही थी आपकी ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। हर एक आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा उसकी हर एक रैपर क्लास होगी, अलग अलग रैपर क्लास होगी हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप की। तो इस टाइप से आप ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ पार्स मेथड्स के बारे में। मतलब क्या है, सपोज करिए मेरे पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल है, स्ट्रिंग ए इक्वल टू, और मैं इसके अंदर वैल्यू डाल दूँ 1252, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, एक सपोज करिए मेरे पास वेरिएबल है इंट बी इक्वल टू 10, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, ए और बी को प्लस करना चाहता हूँ एज एन इंटीजर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करा दूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी, तो क्या होगा, कंकेटिनेशन हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ए स्ट्रिंग का और बी इंटीजर का। तो स्ट्रिंग का आते ही कंकेटिनेशन होता है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 125210, है ना, 125210 इसका आंसर आ जाएगा।
ये देखिए, तो मैं क्या चाहता हूं, उसको इंटीजर की वैल्यू में बदलना चाहता हूं। तो एक मेथड होता है, हर एक रैपर क्लास के पास मेथड होगा ये पार्स इंट या पार्स फ्लोट या पार्स डबल या पार्स लॉन्ग। तो अब इंट की बात है तो पार्स इंट होने वाला है। तो क्या होगा, आपको जो है इस ए की जो वैल्यू है स्ट्रिंग की उसको इंटीजर में बदलना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट सी, ठीक है, और इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर हम कराने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लिखना होगा जो आपकी रैपर क्लास है इंटीजर, और उस रैपर क्लास के अंदर एक मेथड पड़ा हुआ है आपका, ठीक है, उसको आपको एक्सेस कर रहे हैं। स्टैटिक मेथड है तभी तो हम क्लास के नाम से एक्सेस कर रहे हैं। तो क्लास का नाम लिखा, फिर डॉट लगाया, और एक मेथड है आपका पार्स इंट। ये पार्स इंट क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा स्ट्रिंग की, और इस स्ट्रिंग की आर्ग्यूमेंट को जो होगा इंटीजर की वैल्यू में बदल देगा, और फिर रिटर्न करेगा एक इंटीजर की वैल्यू, और जो रिटर्न करेगा हम सी के अंदर स्टोर करा देंगे। और सपोज करिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सी को प्लस करा देता हूँ बी के अंदर। तो 1252 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1262। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 1262 आपका आंसर आ रहा है। तो आपके समझ में आ चुका होगा कि पार्स स्ट्रिंग वैल्यू क्या होती है। और यहाँ पर अगर सपोज करिए मैं फ्लोट का ले लूँ, ठीक है, ये जो है फ्लोट की वैल्यू है, सपोज करिए मेरे पास 0.5, ठीक है, ये मेरी फ्लोट की वैल्यू है 1252.5 है, ये मेरी एक फ्लोट की वैल्यू है, और मुझको इसको फ्लोट की वैल्यू में प्लस करना है। तो मैं यहाँ पर पार्स इंट की जगह फ्लोट लगा दूंगा। और कौन सी रैपर क्लास के अंदर होने वाली है, फ्लोट रैपर क्लास के अंदर होने वाली है ना, फ्लोट के अंदर होगी ना, सॉरी होगा तो वो इंटीजर। तो मैं इसको यहाँ पर फ्लोट कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था, फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में ट्राई करा था स्टोर कराने का, और वो गलत था। तो क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो ऐसे ही लॉन्ग का होता है पार्स लॉन्ग होता है, डबल का होता है पार्स डबल। लेकिन अगर आप यहाँ पर कुछ इलीगल वैल्यू डाल दे, जैसे कि मैं यहाँ पर एस डाल दूँ, तो फिर आपका एरर आ जाएगा, क्योंकि वो एस को इंटीजर में नहीं बदल सकता, एस को वो फ्लोट में नहीं बदल सकता। ये देखिए नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आने वाला है आपका। अब हम बात करेंगे चेकिंग कैरेक्टर मेथड्स के बारे में। तो सपोज करिए मेरे पास एक कैरेक्टर है यहाँ पर, ठीक है, एक कैर है, कैर सी इक्वल टू, और इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करा दूं 5। तो अब मुझको क्या चेक करना है कि जो इस कैरेक्टर के अंदर जो भी है, जो वैल्यू स्टोर्ड है, क्या वो डिजिट है। डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके लिए हम यूज करेंगे एक मेथड होता है इस डिजिट, ठीक है। इस डिजिट एक कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर मेथड होता है। तो ये जो इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो बुलियन होगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। अगर वो डिजिट होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, किसके अंदर है, वो कैरेक्टर के अंदर है। कैरेक्टर रैपर क्लास के अंदर एक फंक्शन है इस डिजिट, और यहाँ पर वो आर्ग्यूमेंट लेगा एक कैरेक्टर। तो यहाँ पर सी पास करा देते हैं, और वो चेक करेगा कि क्या वो डिजिट है, और फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एक बार इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ट्रू है ना, 5 क्या है, एक डिजिट है, आपको पता होगा 5 एक डिजिट है। तो इस टाइप से आप चेक कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ए डाल दूं तो वो एक डिजिट नहीं होने वाला है, इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा आपका। अब ऐसे ही एक फंक्शन होता है आपका इज लेटर, वो क्या चेक करेगा कि क्या वो एक लेटर है। अगर मैं यहाँ पर इस लेटर कर दूं तो फिर इसका आंसर ट्रू आना चाहिए, क्योंकि ए एक लेटर है आपका। लेकिन अगर मैं वहां पर 9 कर दूंगा तो वो तो डिजिट होती है, लेटर थोड़ा होता है, तो आपका नो आ जाएगा, मतलब फॉल्स आ जाएगा। एक फंक्शन होता है इज लेटर और डिजिट, इज लेटर और डिजिट, वो चेक करेगा कि या तो लेटर हो या डिजिट हो। तो ए क्या है आपका, डिजिट तो नहीं है लेकिन लेटर तो है ना, लेटर तो है, तो इसीलिए इसका आंसर आपका ट्रू आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 9 कर दूं, अगर मैं यहाँ पर 9 कर दूं तो फिर क्या आने वाला है, अब वो वही लेटर तो नहीं है लेकिन डिजिट तो है, इज लेटर और डिजिट है, या तो लेटर हो भाई या डिजिट हो, तो इसका आंसर भी आपका ट्रू आने वाला है। तो ये भी हो गया आपका। एक होता है इज वाइट स्पेस। अब इज वाइट स्पेस क्या होता है, अब आप सोचोगे कि वो चेक करेगा कि उसके अंदर स्पेस है या नहीं है। हाँ, आपने सही सोचा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक सही सोचा। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर स्पेस डाल दूं और फिर चेक करूँ, इस वाइट स्पेस, यहाँ पर स्पेलिंग में गलत हो गई, इसको एस को आपको स्मॉल बनाना होगा यहाँ पर, ठीक है।
तो इस वाइड स्पेस वो चेक करेगा कि क्या कैरेक्टर के अंदर स्पेस है, तो है बिल्कुल ट्रू। लेकिन यहाँ पर 3 और आपको एस्केप सीक्वेंसेस का ख्याल रखना है। अगर मैं यहाँ पर स्पेस हटाकर \n लगा दूँ तो वो भी एक आपका वाइट स्पेस होता है, तो इसकी बार को भी आपका ट्रू आने वाला है। अगर आप \n को चेक करें इस वाइट स्पेस की मदद से, या फिर आप \t को या \r को चेक करेंगे, \t को या फिर आप \r को चेक करने वाले हैं, तो इसकी बार को भी आपका ट्रू आने वाला है, क्योंकि ये भी वाइड स्पेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इन 4 को आप याद रखना कि वाइड स्पेस, इस वाइड स्पेस की बार को इसका आंसर ट्रू आने वाला है। अब हम चेक करेंगे, सपोज करिए इसके अंदर कोई लेटर है ए, तो अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या वो लोअर केस में है या अपर केस में। तो कैरेक्टर क्लास के अंदर, रैपर क्लास के अंदर एक स्टैटिक मेथड होता है आपका इज लोअर केस, तो वो चेक करेगा कि क्या वो लोअर केस में है, इज लोअर केस। अगर वो लोअर केस में हुआ तो उसका आंसर ट्रू होगा। और आप ध्यान रखना इसका रिटर्न टाइप क्या आ रहा है, बुलियन होता है इनका रिटर्न टाइप, या तो वे ट्रू रिटर्न करते हैं या फॉल्स। तो हाँ, आपका जो है लोअर केस में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कैपिटल ए कर दूं तो फिर क्या आने वाला है, इसका आंसर फॉल्स आने वाला है। तो इसी तरह आपका एक इज अपर केस फंक्शन भी होता है, उसको देख लेना यहाँ पर, ठीक है। इज लोअर केस हो गया हमारा, इज अपर केस हो गया। अब एक और हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करिए मेरे पास इस कैरेक्टर के अंदर जो है बड़ा कैपिटल है, ठीक है, और मुझको क्या करना है, इसको लोअर में बदलना है, तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है टू लोअर केस। वो तो टू लोअर केस क्या करेगा, आपको अपर केस को लोअर केस में कर देगा। अगर लेकिन पहले से ही लोअर केस है ना, तो उसको लोअर केस में ही रहने देगा। तो इसका जो होगा आपका आउटपुट आने वाला है स्मॉल ए। देख लेना चाहे तो मैं इसको रन करता हूं यहाँ पर और इसका आउटपुट देख लेता हूं एक बार, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो लेकिन अगर आप वहां पर कैपिटल की जगह स्मॉल डालते तो फिर आपका आउटपुट जो होता वो स्मॉल ही आता। तो टू लोअर केस की तरह एक फंक्शन होता है टू अपर केस, वो